जो आपका बिहार एपीओ मेंस में भी आ चुका है, एक दो लोग पूछ रहे थे, वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। धारा 2D का एक्सप्रेशन हमने बताया था, उस पर समस्या बनी है बिहार एपीओ में, और वह समस्या ये बनी है कि एक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करता है और तत्पश्चात मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट के असंज्ञेय अपराध के होने की रिपोर्ट भेजता है। तो क्या उसे पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा कि परिवाद माना जाएगा? तो आपको स्पष्ट बताया गया था कि ऐसे मामले में उसे पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा, और जो पुलिस अधिकारी ये रिपोर्ट भेजा है उसे परिवादी माना जाए। ये कहाँ बताया गया है? आपका सेक्शन 2D के आपका किसमें एक्सप्रेशन। यही क्वेश्चन अगर नया मॉडल से पूछे तब देखिए क्या पूछ सकता है। एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करता है और पुलिस रिपोर्ट भेजता है, जिसमें कि असंज्ञेय अपराध होने का यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की रिपोर्ट भेजता है। तो इसका भी नियम बताया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण हुआ है तो उसे परिवाद नहीं माना जाएगा पुलिस रिपोर्ट को। यदि असंज्ञेय अपराध होने की रिपोर्ट भेजा गया है, इसे पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, निर्णय। दोनों को थोड़ा सतर्क रहना है। समस्यात्मक क्वेश्चन भी बिहार में एपीओ में बन रहे हैं, ये में तो भाई काम ही करेगा। तो आपको सीआरपीसी में देखिए भाई, जो लोग नए लोग हैं बता दिया जाए, आपका कुछ पढ़ाया गया सीआरपीसी में, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा पहला लेक्चर से, जब एडमिशन आप करा लेंगे। तो आइए देखा जाए सीआरपीसी में आपका 3 शब्द बताए गए थे भाई पिछले टर्म पर। इन्वेस्टिगेशन तो क्वेश्चन बनता है, इसके बाद इंक्वायरी बताई गई थी, और उसके बाद आपका ट्रायल या विचार। इसके बाद देखिए कुछ फ्री के लिए भी हो जाए 2-4। इसके बाद 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग परिभाषित है सीआरपीसी की धारा 2I में। न्यायिक कार्यवाही परिभाषित है। तो न्यायिक कार्यवाही का मतलब हुआ कि जिस कार्यवाही में आपका साक्ष्य शपथ पर लिया जा सके या लिया जा सकता है, वही कौन सी कार्यवाही कहलाती है, न्याय। तो हमने 2 कार्यवाही बताई थी, एक पुलिस कार्यवाही और दूसरा कौन, न्यायिक। तो अन्वेषण किस में आता है, पुलिस कार्यवाही की न्यायिक कल बताया गया पिछले टर्म पर। अन्वेषण पुलिस कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही मतलब जांच और विचार, क्योंकि इसमें क्या ले सकता है न्यायालय या मजिस्ट्रेट, शपथ पर क्या ले सकता है, साक्ष्य। अगला देखिए 2I के बाद आपका स्थानीय अधिकारिता 2J में है, ये भी छोड़ देना है। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर क्षेत्र है। कभी काल फ्री में पूछ लेता है कि महानगर क्षेत्र कहाँ परिभाषित किया गया है। तो बस एक लाइन ये, जो लोग मैंने और भी जगह का देना चाहते हैं यूपी एपीओ, तो 2K भी याद रखेंगे कि कहाँ परिभाषित है मेट्रोपॉलिटन एरिया, 2K में। इसके बाद 2K के बाद असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल मैटर डिटेल में आपको बताया गया है। और 2C और 2L मैं एक साथ बताया था, और कम से कम 15 इसमें अंतर भी बताया गया, और ये अंतर जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि मेंस में भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। और मैं पूरा लिस्ट बनाकर एक दिन मैं बता, इसमें कोई शक नहीं भाई। 2L के बाद आपका 2K मैंने 2L के बाद 2M आता है, नोटिफिकेशन
या अधिसूचना, तो अधिसूचना सरकार कहाँ जारी करती है? राजपत्र में। तो जो राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। जैसे कि आपका कोई विज्ञापन आया या कोई संशोधन हुआ कानून में या सेवा शर्तों में, जैसे कि बिहार एपीओ का संशोधन हो गया या आपका कोई कानून बना, तो आप देखते हैं कि तुरंत भारत सरकार का राजपत्र या बिहार का राजपत्र या उत्तर प्रदेश सरकार का राजपत्र तुरंत पीडीएफ फाइल क्या करते हैं? फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो आपका उसी को हम क्या कहते हैं? जो सरकार जारी करती है समय समय पर, नोटिफिकेशन। अब आपका अगली परिभाषा थोड़ा पढ़ना है, अपराध। इसको थोड़ा डिटेल में देखना है, यानी कि 3-4 परिभाषाएं और है जो आपका अच्छे से 2 में पढ़ना है। देखिए भाई, आपका ऑफेंस या अपराध हो सकता है आपका पूछ ले टिप्पणी में कि सीआरपीसी में जो ऑफेंस की परिभाषा दी गई है उसका वर्णन करिए। तो छोटे छोटे भी आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जो कि 10 लाइन में, 8 लाइन में, 15 लाइन में आपको समाहित करना पड़ेगा। तो आइए, अपराध की परिभाषा जो दी गई है बहुत पूछा जाता है, ये 2M में दी गई है और अपराध को स्पष्ट कहा किया गया है तो आईपीसी की धारा में 40, यानी कि दोनों आपका एक साथ पढ़ना है। सीआरपीसी की धारा 2M और आईपीसी की कौन सी धारा? 40। जब भी सीआरपीसी लिखिएगा मेंस में, कम से कम एक लाइन में यह जरूर कोरिलेट करके मेंस में दिखा दीजिएगा कि आईपीसी की धारा 40 में भी अपराध को परिभाषा न लिखेगा, स्पष्ट किया गया है। किसी भी हाल में परिभाषा न लिखे, क्या लिखेंगे? स्पष्ट किया गया है। और परिभाषा ऑफेंस की कहाँ दी गई है? सीआरपीसी की धारा में 2M। अब देखिए, आपका पहले 40 निपटा दिया जाए तब 2 डिटेल में चला जाए। देखिए, आईपीसी की धारा 40 या 40 में जो ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, देखिए आपका पढ़ाते समय थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है और लिखवाते समय शॉर्टकट में भाई लिखवाया जाता है। मैंने लेक्चर आपका व्यापक रहेगा और लिखवाते समय धारा क्या रहेगा हमारा? क्योंकि लेक्चर में आपके दिमाग में भरना है वो बात है कई एंगल से, और लिखवाते समय तो 2 ही लाइन में क्या होगा? निपट जाए। धारा 40 की पहले विशेषताएं देखिए। सेक्शन 40 में आपका अब तक कुल 6 बार संशोधन हुआ, यानी कि धारा आईपीसी की 40 में अब तक कुल कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है? 6 बार। ये याद रखना। एक बार क्वेश्चन बना था कि आईपीसी की धारा 40 में सर्वप्रथम कब संशोधन हुआ था? तो आईपीसी में सर्वप्रथम कब संशोधन हुआ? 1870 ईस्वी में। तो इस धारा में भी अमेंडमेंट किया गया, बदलाव लाया गया। 6 बार संशोधन हुआ, बस इसलिए हुआ कि अपराध की परिभाषा को और अच्छा बनाया जाए, मैंने स्पष्ट किया जाए। लेकिन आज तक अपराध की परिभाषा को बिल्कुल क्लियर नहीं किया जा सका है 6 बार संशोधन करने के बाद भी। तो आखिर ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? तो ऑफेंस का मतलब ये झारखंड का मॉडल है, यूपी एचजेएस में भी एक क्वेश्चन आ चुका है भाई कि सेक्शन 40 में जो अपराध दिया गया है और स्पष्ट किया गया है उसका मतलब, तो 3 मतलब निकालिएगा। मैं फिर बता दूं, उपरोक्त सभी मार्कर आइए। जो आईपीसी के तहत अपराध हैं वे भी अपराध माने जाएंगे। जो स्पेशल लॉ या विशेष विधि के तहत अपराध है वो भी अपराध माने जाएंगे। और जो लोकल लॉ यानी कि कौन सी विधि? स्थानीय विधि के तहत अपराध है वह भी अपराध माने जाएंगे। इसका
मतलब ये हुआ कि यह धारा ऑफेंस को परिभाषित न करके आपका किस किस कानून में ऑफेंस दिए गए हैं और उन कानूनों में जो ऑफेंस दिए गए हैं उसी को ऑफेंस माना जाएगा, ये बताती है। तो आईपीसी में जो अपराध हो तो तुरंत आपका कोरिलेट करके थोड़ा व्यापक कर लेना है कि आईपीसी में ऑफेंस की शुरुआत किस धारा से होती है, 107 यानी कि 107, यानी कि आईपीसी की धारा 107 से लेकर और 511 तक में जितने अपराधों का उल्लेख किया गया है आईपीसी उन्हें अपराध मानती है। ये पहला नियम निकला। फिर आपका आ गया विशेष विधि। तो इसके लिए आईपीसी की धारा आपको रिलेट करेंगे धारा 41। देखिए भाई, आपका आईपीसी की धारा 41 में स्पेशल लॉ को स्पष्ट किया गया। विशेष विधि, विशेष विधि वह होती है जो किसी विशेष मैटर पर बनाई जाती है, विशेष विषय वस्तु पर या विशेष मामलों में बनाई जाती है या स्पेशल सब्जेक्ट पर। अब स्पेशल सब्जेक्ट दो चार निकालिए, जैसे कि SC/ST के प्रति अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के मामले में SC/ST एक्ट अलग बन गया तो वह स्पेशल लॉ है। तो आईपीसी कहती है कि जितने भी स्पेशल लॉ भारत में हैं और उनमें जिन अपराधों का वर्णन है वह भी अपराध माने जाए। तो 3-4 मैं स्पेशल लॉ बता रहा हूँ, जैसे NDPS हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, पर्यावरण विधि हो गई, भ्रष्टाचार या करप्शन वाली विधि हो गई इत्यादि। ये कैसी विधियां हैं? स्पेशल लॉ हैं और इसमें जिन अपराधों का वर्णन किया गया है वह भी ऑफेंस माने जाएंगे। तीसरा आपका आईपीसी बताती है कि ऐसे अपराध भी अपराध, ऐसे कार्य भी अपराध हैं जिनमें लोकल लॉ या स्थानीय विधि के तहत अपराध घोषित किया गया है। तो तुरंत सेक्शन बढ़ जाना है आईपीसी में कि लोकल लॉ की परिभाषा किस धारा में आईपीसी के किस धारा में स्पष्ट किया गया है, 42। लोकल लॉ का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में वह लागू नहीं है, बल्कि भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे केवल उत्तर प्रदेश के लिए कानून बन गया तो क्या होगा, लोकल। केवल MP के लिए बन गया तो एक बिहार के लिए लोकल लॉ देख लिया जाए, शराबबंदी। तो शराबबंदी कानून आपका स्पेशल लॉ भी है और लोकल लॉ। क्यों स्पेशल लॉ है? क्योंकि वह केवल और केवल किसी विशेष वस्तु शराब के लिए बना है। और लोकल लॉ क्यों है? क्योंकि वह कानून पूरे भारत में लागू नहीं है, भारत के किसी पर्टिकुलर क्या एरिया में। तो कहाँ लागू है? केवल बिहार में। तो क्या कहलाएगा? लोकल। हो सकता है ये कहीं कानून क्या हो, लोकल लॉ भी हो और क्या हो, स्पेशल लॉ। तो याद रखिए, यानी कि इतना परिभाषा बताने के बावजूद भी आप अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि अपराध क्या है। तो अपराध क्या है? तो किसी कानूनी संहिता के उल्लंघन में किया गया कोई कार्य या लोग, यानी कि एक्ट या ओमिशन, जिसके लिए सजा का प्रावधान हो, दंड का प्रावधान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अपराध। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कानून बना दिया गया और ये कहा गया कि अगर ये कार्य कोई व्यक्ति करता है या ये कार्य नहीं करता है तो वह अपराध होगा और उसके लिए उस कानून में पनिशमेंट या सजा का प्रावधान हो, यानी कि वो कार्य या लोग क्या हो, दंडनीय हो। तो उसी को हम क्या मानेंगे? अब तुरंत आपका आ गया कार्य या लोग, यानी कि एक्ट या ओमिशन। तो एक्ट या ओमिशन को
कहाँ आईपीसी में बताया गया है? ये क्यों पूछा भी गया था प्री में? 32 की 33 की 34 की 35 कौन सी धारा? खूब रटवा गया था प्री के लिए, क्योंकि यूपीजे में आ चुका था। तो मैं हमें लगता है 10 बार मैं प्री के लिए रटवा था, एक ओमिशन, और ज़्यादा लोग सही करके भी आए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका देखिए, कई लोग भाई मेरी भी पूछ रहे हैं बीआरएफओ का। देखिए, एक लाइन इस पर भी चर्चा कर दी जाए, तमाम लोग बार बार फोन कर रहे हैं। देखिए, आपका माइनस मार्किंग जिस कंपटीशन में रहती है, मेरिट काफ़ी लो जाती है। मैं बता, जैसे यूपीएफओ का लोग चिल्ला रहे थे कि भाई 120 जाएगा, 120 गए 106। यूपीजे में 240 चिल्ला रहे थे, गए 208। तो हमारे हिसाब से बिहार एपीओ में 120 प्लस सेफ होना चाहिए। अब वो जो मेरिट जाए, लेकिन जनरल मेल की मेरिट 120 प्लस का सेफ होना चाहिए। अब ये कि 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हमारा अनुमान है, क्योंकि अब तक जो अनुमान लगाया गया एकदम बिल्कुल सटीक निकला। यूपीजे में भी मैं बताया था 1-2 नंबर इधर उधर हुआ, और यूपीएपीओ में भी मैं बताया था आपका 109-10 बताया था, गए 106। तो हम बताते हैं तो थोड़ा बढ़ाते, जैसे बिहार जे में 160 बताया था, लेकिन आपका जब कम हुआ मैंने सीटें, तो हम बता दिए थे कि 165 के आसपास अब जाए। मैंने 100 सीट थी तो हमने 160 बताया था, लेकिन आपका जैसे 55 सीट बची मेल के लिए, तो हम बाद में संशोधन करके बताए थे कि अब 165 के लमसम क्या जाएगी, और 164 के भी। तो जिनका आपका बिहार एपीओ में 120 प्लस है जनरल में, वो मान के चलें कि चांस है भाई होने का। मैंने आयोग कम नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। मैं बता दिया नहीं कि सटीक भी होता है। आइए अब अपराध की परिभाषा अब हमें देखना है सीआरपीसी में। जहाँ तक सीआरपीसी का प्रश्न है, एक क्वेश्चन भी बना दे भाई, थोड़ा फ्री के लिए भी काम करता रहे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, एक बार एमपी में ही बना है कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सीआरपीसी की धारा 2N भी लिखा है, आईपीसी की धारा 40 भी लिखा है, और फिर 2 ऑप्शन दिया है, दोनों नहीं लिखा है। अब यहाँ अगर इसमें आपको सतर्क रहना है लीगल भाषा में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है और ये मॉडल दे, तो लीगल भाषा में तो आपका सीआरपीसी की धारा 2 की हेडिंग परिभाषा है, और आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52 तक की हेडिंग परिभाषा नहीं है, साधारण स्पष्टीकरण। तो लीगल तौर पर कौन सही होगा? सीआरपीसी की कौन सी धारा? 2 है, क्योंकि ये तो जनरल एक्सप्रेशन या क्या है, साधारण स्पष्ट। ये कानूनी भाषा में हम बता रहे हैं, अगर ऐसा है तब मानना है। वैसे ज्यादातर आयोग ये नहीं बनाते क्वेश्चन, लेकिन एमपी ने बना रखा है, तो सतर्क रहना है। देखिए आपका आगे बढ़े। अब सीआरपीसी की धारा 2N में जो परिभाषा दी गई है, अब उस बेयर एक्ट को पकड़ना है, और आपका देखिए बेयर एक्ट की भाषा भाई, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है, तो पहले तो एक्ट या ओमिशन समझिए कि कार्य लोक होता क्या, तब तो आगे बढ़ा जाए। यानी कि अपराध का मतलब कि ऐसा कार्य या लोक, कार्य का मतलब कुछ करके, और लोक का मतलब कुछ न करना। फिर एक बात समझिए, कार्य का मतलब क्या, कुछ करना, और ओमिशन या लोक का मतलब कुछ न करना। सबसे अच्छा उदाहरण जेलर का मिलता है। एक जेलर कैदी को रोज डंडा मारता है, कैदी मर जाता है, तो जेलर ने एक्ट करके मृत्युकारित की विलोप करके एक्ट करके, और जेलर का विधिक कर्तव्य है कि कैदी को भोजन दे, कैदी को भोजन ही नहीं देता और 1 माह बाद कैदी मर जाता है, तो कार्य करके मार दिया कि लोभ करके? लोभ करके, दोनों द्वारा मार सकता है, कुछ कार्य कुछ लोभ। देखिए आपका 5 टन डंडा रोज मारे और आपका रोज भोजन न दे,
भाई कुछ कार्य हो गया और कुछ क्या हो गया, लोप। ये कार्य आलोक किसके द्वारा किया जाए, मानव द्वारा कि जानवर द्वारा? तो मानव खुद भी कार्य कर सकता है और जानवर द्वारा भी करवा सकता है। कई लोग है काफी विवाद किए थे, बंदर वाला तो सांप वाला तो कबूतर वाला। अब एक सपेरा है, दीप पर सांप दे देता है कि काटेगा नहीं, लो पकड़ लो, अभी पकड़ लेता है, सांप काट देता है, मर जाता है। तो आप कहेंगे कि ये ने कहा मारा, वो तो सांप काट लिया। ये ने थोड़े मारा, किसने काट लिया, मर गया। अब लाठी से मारी और कहे कि मैं कहा मारा, ये तो लाठी मारी। आप मैंने ही पत्थर चला दीजिए, मैं कहा चलाया, तो जाकर क्या किया? दिमाग उल्टा नहीं चलाना भाई। मानव द्वारा कार्य हो, चाहे वस्तु का प्रयोग हो, चाहे जानवर का, चाहे हथियार का। नहीं तो बंदूक से लोग गोली चलाएंगे, कहेंगे मैं कहा मारा, ये तो बंदूक मारी। तो ये सब नहीं, आगे बताया जाएगा IPC में थोड़ा। देखिए आपका अब कार्य लोग तो आ गया ना, कार्य मैंने कुछ करना और लोग मतलब कुछ ना करना। तुरंत फिर एक बार अगले कंपटीशन के लिए भी तैयारी करते रहिए। कार्य लोग को कहाँ स्पष्ट किया गया IPC में, 33। अगला देखिए 17 का। देखिए अपराध से ऐसा कोई ऐसा कार्य आलोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया। तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जो प्रेजेंट टाइम में अर्थात वर्तमान समय में भारत में इन्फोर्स हो, यानी कि भारत में लागू। एक बार याद रखें, तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जो भारत में क्या हो, लागू। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कार्य लो जिसे कि भारत में वर्तमान समय में इन्फोर्स या प्रवर्तित या लागू विधि द्वारा क्या बना दिया गया हो, पनिशेबल, यानी कि उसके लिए किसकी व्यवस्था की गई हो, दंड की। तो भारत में वर्तमान समय में जो लागू कानून है उसका वर्णन हम करते हैं। एक तो IPC लागू है, इसके बाद कुछ कैसी विधियां लागू हैं, विशेष विधि। इसके बाद कुछ कैसी विधियां, स्थानीय विधि। इसका मतलब ये हुआ कि IPC के तहत जो कार्य लोक दंडनीय है, जो विशेष विधि के तहत है, जो स्थानीय विधि के तहत है, ये तीनों वर्तमान समय में भारत में क्या है, लागू। अतः ये सभी अपराध माने जाते हैं। तो यही तो IPC भी बता रही थी। IPC में भी तो हमने ये बताया कि जो IPC के तहत दंडनीय हो, अपराध हो, और किसके तहत, विशेष विधि, या किसके तहत, स्थान। लेकिन एक अंतर है, वही पकड़ना है। अगला शब्द देखिए, शब्द अगला देखिए भाई, यही आपका गलत होता है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा एक्ट भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम, यानी कि एनिमल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि CRPC अपराध के बारे में ये तो बता देती है कि जो IPC विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत अपराध हैं, वे अपराध तो होंगे ही। ऐसा कार्य भी अपराध माना जाएगा जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम, यानी कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का सेक्शन भी याद रखना, कौन सी धारा, 20 के तहत क्या किया जा सके, कंप्लेंट या परिवाद। और परिवार को मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं। किस धारा में, 2D। तो आपका किया जा सके वह भी अपराध माना जाएगा। इस प्रकार IPC की परिभाषा से CRPC की परिभाषा व्यापक हुई कि सीमित, बताइए, व्यापक हुई। क्यों? क्योंकि एक और चीज तो CRPC में अपराध में क्या कर दिया गया है, एक्ट। अगला देखिए भाई, 2N के बाद आपका 2O, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी
तो जो आपका इंचार्ज है साधक अधिकारी होगा। इसके बाद प्लेस की परिभाषा है 2B में स्थान के अंतर्गत गृह भी शामिल है, भवन भी शामिल है, तंबू भी, यान भी और जलयान भी। तो 2B एक बार पूछा गया कि स्थान में क्या शामिल है फ्री में, तो ऊपर सभी मार्कर आ जाएगी। तंबू दे देगा, जलयान दे देगा, यान दे देगा, भवन दे देगा, शामिल है कि नहीं है। स्थान दे दे वो भी शामिल है। इसके बाद आपका प्लीडर, प्लीडर आपका 2Q में परिभाषित है और प्लीडर का मतलब आपका अभिवचन करने वाला। से भी कम पूछा जाता है, लेकिन एक लाइन बस बता दिया जाए ज्ञान के लिए। जो व्यक्ति किसी अन्य के लिए आपका न्यायालय में उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लीडर। प्लीडर का मतलब ये हुआ कि अधिवक्ता ही मानिए कि मुलजिम की ओर से अधिवक्ता खड़ा हुआ तो अधिवक्ता साहब क्या माने जाएंगे, प्लीडर, प्लीड करने वाला। तो इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए आपका पुलिस रिपोर्ट, यहाँ से आपका मेंस में फिर क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना है भाई। देखिए आपका यूपीएपीओ ने क्या क्वेश्चन बनाया, जे ने क्या बनाया। यहाँ से बिहार में पूरा चांस है बनाने का और सतर्क रहना है आपका। पुलिस रिपोर्ट आपका देखिए क्या पूछा गया था भाई, यहाँ से मॉडल मेंस के लिए अच्छा बनता है। पुलिस रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इसके यह कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन करें। ये आपका यूपी मेंस में आ चुका है, तो इसको सतर्क रहना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे देखिए आपका क्या क्या धारा ऐड करना है और कैसे आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, मॉडल हम बना रहे हैं मेंस का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2R में, पहले तो सेक्शन कवर करेंगे, कौन सा 2R में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब हुआ पुलिस द्वारा, यानी कि पुलिस द्वारा आपका CRPC की धारा एक संहिता की धारा, हमेशा CRPC नहीं लिखना है, इस संहिता की धारा 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट ही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। यानी कि CRPC की धारा 173 के क्लास 2 के तहत जो रिपोर्ट पुलिस ने मजिस्ट्रेट को भेजी है उसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट। फिर आपका ये पुलिस रिपोर्ट कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, किस धारा के तहत भेजा जाता है, 173। लेकिन एक पुलिस रिपोर्ट ऐसी है जिसे वास्तव में वह पुलिस रिपोर्ट है लेकिन उसे पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाता। और आपका जो 2D का कौन सा है स्पष्टीकरण, यहाँ आपको बताना पड़ेगा एक लाइन। धारा 2D के स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि अगर पुलिस ने, अभी हम पहला ही क्वेश्चन बताए थे, यदि पुलिस ने किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण किया और यह निष्कर्ष पुलिस ने निकाला या मजिस्ट्रेट को 173(2) में क्या भेजी है, रिपोर्ट भेजी है कि ये कैसा मामला, कैसा अपराध हुआ है असंज्ञेय, तो उस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर क्या माना जाएगा, परिवार। और जिस पुलिस अधिकारी ने वह रिपोर्ट भेजी है उसे अब क्या माना जाएगा, परिवार। पुलिस रिपोर्ट कब भेजती है, तो अन्वेषण के पश्चात भेजती है। और अन्वेषण आपका, अगर मैंने समय रहे तो लिखिएगा, जहाँ तक संज्ञेय अपराध की बात है, संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है मजिस्ट्रेट के आदेश से भी, जबकि असंज्ञेय अपराध में केवल और केवल अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश से ही होगा।
अब पुलिस रिपोर्ट आपका 2 अन्वेषण के पश्चात भेजा जाता है, जब विवेचना क्या हो जाती है पूरी। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है और ये जरूर जानिए। इसके लिए आपका 4 से 4 बातें कवर करनी पड़ेगी। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक साक्ष्य का पर्याप्त होना, ये पुलिस रिपोर्ट दे सकती है, और दूसरा साक्ष्य का क्या होना, ये जरूर याद रखिए। जब ये पर्याप्त लिखे तो सतर्क रहना है। ये दोनों रिपोर्टें किस धारा में भेजी जाती हैं? 173 के किस क्लास में? ये क्योंकि दोनों पुलिस रिपोर्ट है। अब जब साक्ष्य पर्याप्त लिखे तो कोरिलेट करके लिखना है, धारा 170 ऐड करना है और 173 का क्लास 5 ऐड करना है। और जब साक्ष्य अपर्याप्त लिखे तो 169 कोरिलेट करना है और 173 का क्लास 4 करना है। यानी कि आपका देखिए कैसे लिखा जाएगा भाई, खुद रेट करके। अब एक एक करके पहले पुलिस रिपोर्ट समझिए, और तब हम इन दोनों धाराओं का और इन दोनों धाराओं का थोड़ा व्यापक वे देते हैं, मैंने व्यापक। फिर एक बार देखिए, पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला हमने क्या लिखा? साक्ष्य का पर्याप्त होना। अगर पुलिस ने 173(2) में यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी है, यह जो साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ये है पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इसे आपका ये कहा जाता है कि पुलिस ने साक्ष्य पर्याप्त होने के क्या भेजी है? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को उपनाम जो दिया जाता है, चार्जशीट या चालान शीट या आरोप पत्र। यानी कि फिर याद रखिए, इसी को हम क्या कहते हैं? चार्जशीट, आरोप पत्र या चालानी शीट। तो पुलिस ने चालानी शीट भेजी तो किस धारा में ये भेजी जाती है? 173। जब पुलिस चालान शीट या चार्जशीट या ये लिख कर भेजे कि साक्ष्य एविडेंस सफिशिएंट है, तो पुलिस क्या करेगी? बस ज्यादा नहीं व्याख्या करना है, क्योंकि टिप्पणी में आएगा तो एक पेज में कोरिलेट करते हुए निकल जाना है, ये नहीं कि अब 170 पूरा लिखे। पुलिस क्या करेगी? इसका उल्लेख आपका 170 में किया गया है। जबकि मजिस्ट्रेट को और कौन कौन से दस्तावेज एक्स्ट्रा भेजे जाएंगे, इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 173 के क्लास 5 में किया गया। यानी कि पुलिस क्या करेगी? इसका उल्लेख कहाँ है? 170। और कौन और एक्स्ट्रा दस्तावेज पुलिस मजिस्ट्रेट को भेजेगी चार्जशीट में, इसका उल्लेख स्पेशल कहाँ है? 173 के किस क्लास में? लेकिन ये रिपोर्ट भेजी किस में जाती है? 173। तो परिभाषा कहाँ है? 2। अब आइए इधर आ जाइए। पुलिस रिपोर्ट का जो दूसरा प्रकार हम बता रहे हैं वह है साक्ष्य का अपर्याप्त होना, जिसे कि सामान्य भाषा में फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट या मामले को बंद करने की रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कि पुलिस ने यह लिख कर भेजा है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला, अतः मामला क्या कर दिया जाए? यही बंद कर दिया जाए। और यही पुलिस का क्या है? कमाई का ज्यादा जरिया। वो तो और भी है, क्योंकि भाई आपका संशोधन हो नहीं रहा है पुलिस एक्ट में, और अंग्रेजों के जमाने की पुलिस आज भी चल रही है। पुलिस पर आज भी लोग विश्वास नहीं करते, कब जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर दे ये पुलिस जानती है। और कब आपका पैसा लेकर चार्जशीट भेज दे और कब पैसा लेकर नाम ही हटाकर क्या भेज दे? एफआर कि साक्ष्य मिला ही नहीं, मिला भी तो नष्ट कर दे, जला दे। भाई उसमें क्या है? यही पैसा बहुत कमाया जाता है। आपका मैं बता दूं, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रोज लोग खर्चा करते हैं
कि बस हमारा नाम क्या करिए FIR में है, जब 173 की रिपोर्ट भेजिएगा तो हमारा नाम क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिला कि नहीं, पर्याप्त नहीं मिला। और निकालना क्या, पैसा लिया जाता है तब निकाला जाता है 90% मामलों में, 10% जो सही रहता है। और इसी में जहाँ फंसता है अधिवक्ता साहब और दरोगा जी में, कई जगह मारपीट भी हो जाती है। निकाले क्यों नहीं हमारे क्लाइंट का, अधिवक्ता साहब लिए हैं 10 लाख, दरोगा जी को 30-40 हज़ार दे रहे हैं तो नहीं मार रहे हैं, तो चाहते हैं कि पूरा अकेले ही मार दें। भाई बांट मिलकर खाइए, सब काम होगा, नहीं तो क्या होगा। उदाहरण भी देखते रहिए, मिल बांट कर खाना है। तो आगे देखा जाए भाई आपका, अगर पुलिस लिखकर भेजती है कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, इसी को हम क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट या शॉर्टकट में क्या कहते हैं, FR कहते हैं। पुलिस जब FR भेजेगी या आपका साक्ष्य अपर्याप्त होने की रिपोर्ट भेजेगी, तो यह रिपोर्ट भेजी जाती है 173(2) में ही, क्योंकि ये भी पुलिस रिपोर्ट है। लेकिन पुलिस क्या करेगी, ये क्या करेगी, या पुलिस के पास अब क्या पावर है, क्या करेगी, इसका उल्लेख कौन सी धारा में, 169। और मजिस्ट्रेट जब रिपोर्ट पहुंच गई तो क्या करेंगे, इसका प्रावधान कहाँ है, 104 के क्लास किसमें, 173 के किस क्लास में। देखिए मजिस्ट्रेट FR पर क्या कर सकता है वो अलग बताया जाएगा, आपका अभी नहीं, वो अलग आपका जब 169 आएगी और 173 का क्लास 4 हम कोरिलेट करेंगे तो उसका लिस्ट इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट पिटीशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन, यानी कि पुलिस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं कि पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो अलग बात है, उसको अभी नहीं जानना है। इस प्रकार पुलिस रिपोर्ट जो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, वो मॉडल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही मॉडल लिखिए, 4-5 सेक्शन कोरिलेट करके जरूर लिखिए, क्योंकि वर्तमान समय का मॉडल आपका कोरिलेशन का ही चल रहा है। और कई जगह लोग यही लिखकर LLM भी टॉप कर गए, झांसी में, इलाहाबाद, कहाँ आपका मैंने कई जगह रीवा, कहाँ लोग फोन आता है, बस आपकी ऑडियो सुने और हम क्या हो गए, कोरिलेशन में टॉप हो गए, मैंने LLM में एडीला का सुन के लोग कई जगह LLM में पहले पोजीशन पर आ गए। बस जो लेक्चर गया ऑडियो से लॉकडाउन में, अब तो समय ही नहीं रहा, जितना विशाल सुबह से शाम तक एक सूत्री का पढ़ाना, अब रात में कहाँ तैयार हो रहा है ऑडियो। देखिए पुलिस रिपोर्ट के बाद आपका पुलिस थाना आ जाइए, 2S में पुलिस थाना है, इसके बाद 2P आ जाइए, ये फ्री में पूछा जाता है 2P, UPJ में 2 बार पूछा गया भाई, इसको कम से कम एक बार बता दिया जाए शॉर्टकट, ताकि भाई जो लोग मैंने मेंस न भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत उनको फायदा हो। 2P में विहित शब्द परिभाषित है, विहित का मतलब होता है नियत, आपका ग्राम पंचायत में ही बताया गया। नियत का मतलब प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब आपका नियमों द्वारा नियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम बनाए जाते हैं, एक लाइन याद रखें, उसी को लीगल भाषा में हम क्या कहेंगे, प्रेस्क्राइब या नियत या भी। UPJ में CPC में ये क्वेश्चन 2 बार बना कि नियत का मतलब क्या हुआ, विहित का मतलब क्या हुआ, 4 ऑप्शन देगा और एक लाइन पर देखिएगा नियमों द्वारा विहित। तो अब नियमों द्वारा विहित, तो CRPC के तहत नियम कौन बनाता है, तो अगर डिटेल में तो कम जानते हैं, तो 477 CRPC की धारा ऐड कर लें, कौन सी, CRPC की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय नियमों का क्या करता है, निर्माण, और ये नियम ही 2P में क्या कहलाएंगे, प्रेस्क्राइब। इसको थोड़ा CPC से जरूर जोड़कर पढ़िएगा,
क्योंकि यूपी ये 2 बार सीपीसी में आया है। 216 यानी कि विहित शब्द को सीपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो 216 में वही परिभाषा है, कोई अंतर नहीं है। विहित का मतलब क्या, नियमों द्वारा विहित। तो सीपीसी के तहत नियम कौन बनाता है, तो हाई कोर्ट बनाता है। धारा सीपीसी के 122 और 125, बस एक लाइन जाना है, कौन बनाता है। वैसे संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है सीपीसी में, और संबंधित राज्य का कौन, उच्च न्यायालय भी, ये तीनों नियम बनाते हैं। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे लीगल भाषा में, प्रेस्क्राइब्ड या नियत या विहित। अगला देखिए, विहित के बाद आपका अगला जो आपका क्वेश्चन है, मैंने अभी 4 मेंस के लिए क्वेश्चन बचा है, इधर परिभाषा से निश्चित रूप से आएगा एक भाई 2 या 3 क्वेश्चन, टिप्पणी में कम से कम एक तो बनेगा ही। आपका 4 परिभाषाओं में पहला देखा जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए भाई, आपका सीआरपीसी की धारा 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया। अब जब आप लोक अभियोजक के बारे में इंटरव्यू में भी यूपीएससी में पूछा गया था, जब भी आप लोक अभियोजक पढ़िए या लिखिए तो थोड़ा बहुत कोरिलेट जरूर करिए। एक तो आपका 2U में करना है, फिर आपका सेक्शन 24 पढ़ना है, कौन सी धारा, फिर आपका 1301 पढ़ लीजिएगा, फिर आपका सीआरपीसी 302 पढ़ लीजिएगा, फिर आपका 321 पढ़ सकते हैं। यानी कि 2-3 धाराएं, उतना तो कोरिलेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका कार्य था है। लेकिन आपका अगर मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए तो उठाना कहाँ से है, ये मैं बता रहा हूँ। कहाँ से उठाना है, 2U। उसके बाद कौन सी धारा थोड़ा लिखना है, 24। उसके बाद कौन सी, 301। उसके बाद कौन सी, 302 सीआरपीसी, और उसके बाद 301। इतनी धाराएं लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, आपका जब भूमिका बांधिए इसकी तो डायरेक्ट परिभाषा से न लिखे, आ जाए मेंस में, तो मैं बता रहा हूँ। गंभीरता के आधार पर अपराधों को सीआरपीसी के तहत 2 वर्गों में बांटा गया। एक गंभीर अपराध जिसे कि सीरियस ऑफेंस कहा जाता है, उसको संज्ञेय अपराध कहा गया है, और एक साधारण अपराध जिसे कि नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध कहा गया। संज्ञेय अपराध में पीड़ित के साथ साथ पूरा समाज प्रभावित होता है, अतः समाज को न्याय दिलवाने के लिए संज्ञेय अपराध में राज्य स्वयं अपने नाम से अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाता है, और राज्य की ओर से जो न्यायाधीश के न्यायालयों में राज्य की ओर से जो अधिवक्ता का काम करते हैं, राज्य की ओर से प्लीडिंग करते हैं, अभिवचन करते हैं, या जो अभियोजन का संचालन राज्य की ओर से करते हैं, उन्हीं को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश के न्यायालय में करते हैं तो उनको लोक अभियोजक, और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में करते हैं तो एपीओ यानी कि सहायक लोक अभियोजक। यानी कि जब आप एपीओ बनेंगे तो आपका भी मुख्य कार्य क्या रहेगा कि जो संज्ञेय जितने अपराध हैं, कहाँ विचारण चल रहा है, मजिस्ट्रेट के यहाँ, मैंने सीएम तक के यहाँ, तो आप किसका पक्ष रखेंगे, अभियुक्त का कि सरकार का, और क्या प्रयास करेंगे कि अभियुक्त को क्या दिलवा दी जाए, सजा। ये भूमिका मैंने इतना लंबा नहीं बांधा है, मैं बताया समझाने के लिए थोड़ा डिटेल किया जाता है। इसको हम सटीक भाषा में 3-4 लाइन में लिखवाएं। तब आपको उसके बाद लिखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2U में लोक अभियोजक
या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है। और तुरंत अब आ जाइए कौन पेयर, तुरंत पेरेंट पकड़ना है। देखिए भाई आपका लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। यानी कि लोक अभियोजक कौन माना जाएगा, जो कि धारा के तहत नियुक्त किया गया हो, सीआरपीसी के क्या किया गया हो, नियुक्त किया गया हो। अब अगला शब्द देखिए, और इसकी अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। यानी कि सरकार ने ए को नियुक्त कर दिया, क्या धारा 24 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ए ने बी को निर्देश दिया कि जाओ हमारी ओर से तुम ही क्या कर दो, अभियोजन का संचालन कर दो, और बी ने कर दिया। तो अब बताइए क्या बी को सरकार ने अपॉइंट किया था कि नहीं किया था? नहीं किया। किसके निर्देश में यह कार्य किया? तो लोक अभियोजक के निर्देश में कार्य किया। तो कानून इस बी को इसे भी लोक अभियोजक मानता है, भले सरकार ने इसे नियुक्त न किया। तो लोक अभियोजक का मतलब क्या हुआ? फिर एक बार बैठोइए। लोक अभियोजक का मतलब हुआ कि जिसे सरकार ने की धारा के तहत अपॉइंट किया है 24 के तहत, और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के डायरेक्शन में कार्य करने वाला व्यक्ति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाए। तो बी को सरकार ने नियुक्त नहीं किया, बस ए ने क्या किया, इसको डायरेक्शन दिया। तो बी माना जाएगा कि नहीं? लोक अभियोजक माना जाएगा। लोक अभियोजक के नियुक्ति का प्रावधान 24 में है। अब उतना डिटेल नहीं करना है, थोड़ा क्या कर देना है, इधर से 60 और 3-3 लाइन निकाल देना है। लोक अभियोजक के लिए कितने साल का अनुभव अधिवक्ता के रूप में? 7 साल का। और विशेष लोक अभियोजक के लिए कितना अधिवक्ता? 10 साल। तो लोक अभियोजक के लिए कितना अनुभव? 7 साल। विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 साल। 301 पर आ जाना है। लोक अभियोजक मामले का संचालन कर सकता है, उपस्थित हो सकता है, राज्य की ओर से कोई एफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं तो शपथ पत्र लगा, राज्य की ओर से क्या कर सकता है, मामले में हाजिर हो सकता है। दूसरा 302 ये बताती है कि कुछ दशाओं में लोक अभियोजक से नहीं मतलब है, मजिस्ट्रेट से, तो 302 छोड़ सकते हैं, क्योंकि 302 एपीओ से रिलेटेड है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं। तो छोड़ दीजिएगा, एपीओ जब बताया जाएगा तब 302 को रिलेट किया जाएगा। लेकिन 321 एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन की क्या कर सकता है, वापस। तो लोक अभियोजक का मुख्य कार्य कभी काल यूपीएपीओ में पूछा है, तो मुख्य कार्य आपका आगे बताया जाएगा धारा 24 के तहत डिटेल, लेकिन ये शॉर्टकट में बताया जाएगा। भाई 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आईपीसी भी आपसे शुरू की जाएगी। आईपीसी भी दोनों सब्जेक्ट करते रहे, तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद आईपीसी चलेगी भाई। अब जो लोग एपीओ के लिए केवल पढ़ते हैं अपना 11 बजे आए, और जो मैंने बता दिया जब केवल एपीओ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 11 से अभी 1 बजे तक बैठ चलेगा। तो 10 मिनट बाद आपका आईपीसी लगेगा, मैंने पहले सीआरपीसी उसके बाद आईपीसी। माइनर आपका अगले हफ्ते से 2 दिन बिहार का चला जाएगा, इस हफ्ते नहीं, शुक्रवार और शनिवार, ताकि माइनर भी अटेंड करके 2 दिन में 2 घंटा बहुत